हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है और आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जो चैप्टर है मोल कंसेप्ट। ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है, ये आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंदर हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सीखते हैं जो हमको आगे यूज़ आएंगी। अभी यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले ये बात है कि भाई केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। क्या होता है वो? स्टडी ऑफ मैटर होता है। अभी मैटर क्या होता है ये समझना होता है, ठीक है। तो यहीं से चालू करते हैं मैटर से। तो मैटर क्या होता है ज़रा ये बात करते हैं, बताइए भाई। मैटर है, मैटर क्या है? एनीथिंग, एनीथिंग विच occupies space and has mass is called matter। तो मैटर क्या है? हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका खुद का मास है, हम उस चीज को मैटर बोल सकते हैं। अब यदि हम इस चीज़ को क्लासिफाई करना चाहें कि भाई मैटर क्लासिफाई कैसे होता है, तो मैटर के दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन से पढ़ते हैं क्योंकि वो हमने पहले ज़्यादा सुना हुआ होता है। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या कहता है। यदि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करें फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो इसमें फिजिकली मैटर तीन भागों में बांटते हैं। बेसिकली फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। एक होता है हमारे पास सॉलिड, एक होता है हमारे पास लिक्विड और एक होता है हमारे पास गैस। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इसके अलावा दो तीन स्टेट्स और भी बताई जाती हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, वो भी होती हैं। पर हम लोग प्राइमरली इन्हीं तीन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे फॉर दी सेक ऑफ नीट एंड जेई। अब सॉलिड क्या होता है? यदि हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड होता है जिसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की यदि बात करें तो इस मार्कर की एक स्पेसिफिक शेप है और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। उस चीज़ को अपन सॉलिड बोल सकते हैं। यदि हमने कहा लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड होता है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम बट वेरिएबल शेप। और ये शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है? शेप डिपेंड्स ऑन कंटेनर। शेप डिपेंड्स ऑन कंटेनर। यदि हमने पानी लिया तो पानी की शेप कैसी होती है? जिस कंटेनर में है वो वैसी होती है। मान लो मैंने इतना बड़ा एक ग्लास लिया, यदि मैंने इतना बड़ा ग्लास लिया तो जो और पानी यहां तक भरा, तो पानी की शेप कैसी है? ग्लास शेप है। यदि मैंने इतना बड़ा बॉटल लिया तो पानी का शेप कैसा है? बॉटल शेप है। और यदि मैंने एक क्यूबॉइडल ट्रे लिया और उसमें पानी भरा तो पानी का शेप कैसा है? वो क्यूबॉइडल है। तो किसी भी लिक्विड की शेप उसके कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है, उसका खुद का कोई शेप नहीं होता। आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालोगे तो शेप भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद होता है गैस। गैस क्या होता है? गैस होता है जिसके अंदर ना तो फिक्स शेप होती है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल शेप एंड वॉल्यूम। ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना तो शेप फिक्स है, वो होते हैं गैसेस। तो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। गैस का वॉल्यूम आप प्रेशर बढ़ाओगे कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा। तो ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके बाद होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या आता है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये क्या होता है? चलिए समझते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे मैटर को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। आई होप आपको प्योर और इम्प्योर मालूम है। इम्प्योर मतलब मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं इम्प्योर कंपाउंड्स को। क्या बोल सकते हैं इम्प्योर कंपाउंड्स को अपन? इम्प्योर कंपाउंड्स को हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, और इम्प्योर कंपाउंड्स में क्या है? हमारे पास एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनस मिक्सचर। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टर्म्स आपने पहले सुनी हुई हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में थी 9th-10th के अंदर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ऐसा करके एक टॉपिक था। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप्स ऑफ आटम। वो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बट सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, एटम्स अलग अलग होते हैं। अब यहां पे एक चीज आई, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल एक स्पीशीज है जो बहुत सारे मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, जैसे आपने CO2 पढ़ा है, SO2 पढ़ा है, NO2 पढ़ा है, HNO3, H2SO4, ये सब आपने नाम सुने हुए हैं, HCl, NaCl, वो सब मॉलिक्यूल्स हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जहां पर आपको पता नहीं लगे कि कौन कौन सी एंटिटीज मिक्स हुई हैं, और आपको जो भी कुछ मिले वो एक यूनिफॉर्म चीज मिले, उसको अपन बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे अपन ने पानी के अंदर दी शुगर डाल दी और डिसॉल्व कर दी, तो हमको समझ नहीं आता कि शुगर कहाँ है या कहाँ नहीं है, वो होमोजेनस है। और हेट्रोजेनस क्या होगा? हेट्रोजेनस तब होगा जब आप मिट्टी डाल दे पानी के अंदर, तो कहीं कहीं पर मिट्टी है और कहीं कहीं पर मिट्टी नहीं है, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं अपन हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटम्स की। ये एटम्स क्या होते हैं? देखिए, एटम्स एटम्स में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। मतलब यदि बिल्कुल क्लासिकल एटम्स के हिसाब से बात करें तो एटम्स के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? एक होता है इसमें न्यूक्लियस और एक होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसको हम लोग लिख रहे हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैसे हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक है प्रोटॉन्स और एक है न्यूट्रॉन्स।
और इन तीनों को प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इन तीनों को अपन? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। और हम इन तीनों के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इनको न्यूक्लियॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक एटम है, जिस एटम के अंदर एक ऐसे सेंट्रल एंटिटी है, जिस सेंट्रल एंटिटी के अंदर न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, और ये इसके अंदर ट्रैप्ड है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है कहाँ नहीं है, वो बातें अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से करते हैं, पर अभी हम ये सिर्फ इतना समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या क्या होते हैं। यदि हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो डिस्कवर किसने किया। देखिए, ये सब कोई ना कोई डिस्कवर करेगा, क्योंकि यदि हमने आपके 8th में जाए तो जो नाम आता है ना, जो डिस्कवरी होती है कि भाई एटम किसी ने बोला, वो एटम बोला था जॉन डाल्टन ने। और डाल्टन ने क्या कहा था? एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है। तो अभी किसी साइंटिस्ट ने तो बोला होगा कि भाई एटम कैन बी डिवाइडेड। तो वो साइंटिस्ट कौन थे? तो यदि हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन से की थी जे थॉमसन ने। ठीक है। जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, बेसिकली 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, विलियम क्रुक एंड जे थॉमसन, पर जे थॉमसन को पूरा क्रेडिट जाता है। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की? अब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं गोल्डस्टीन ने की, और कुछ लोग इसका क्रेडिट देते हैं रदरफोर्ड को। पर यदि एक्चुअल डेटा के हिसाब से जाए तो गोल्डस्टीन इज ए बेटर आंसर, रदरफोर्ड इज नॉट ए बेटर आंसर। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। किसने डिस्कवरी की? जेम्स चैडविक ने। अब डिस्कवरी हो गई, इनका चार्ज नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये ई एक्स्ट्रा आ गया इधर। और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? ये होते हैं न्यूट्रल। अब ये पॉजिटिवली चार्ज, तो कितना चार्ज होता है इनके ऊपर? इनके ऊपर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है कूलम, और ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है चार्ज की। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है चार्ज की। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? एग्जैक्ट इतना ही चार्ज है।
तो ये कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों पे चार्ज बराबर है, पर दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है। और न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, न्यूट्रल है, इनके ऊपर चार्ज है ही नहीं। यदि मास की बात करें तो मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन से कितना मास है, प्रोटॉन्स का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का कितना मास है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास करीब करीब बराबर है। मतलब, और इसी मास को हम लोग लिखते हैं 1 AMU। क्या लिखते हैं इस चीज को अपन, 1 AMU लिखते हैं। यदि बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा में बात करें ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 और ये है 1.675 इंटू 10⁻⁻27। तो ये हल्का सा हेवियर होता है, पर हम मानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। और वो कितने होते हैं, 1 AMU के बराबर का मास होता है। और 1 AMU कितना होता है, 1 AMU इतना होता है। यदि इसको भी AMU में बोलेंगे तो ये है 1/1837 AMU। ये मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अभी आपको क्या मालूम है, आपके पास प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर। और प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, इनका चार्ज नेचर आपको मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इतना अपने को मालूम है तो हम अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एटम्स। एटम्स के भी टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स। या टाइप्स ऑफ एटम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम। तो ये क्या होता है, इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in an atom। ये एक एटम में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का सम होता है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इस चीज को, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इस चीज को अपन लोग, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद एक होता है एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है, वो प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर। अब क्या होता है ना, किसी भी एटम में इतना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो कुछ लोग इसको ये भी लिखते हैं कि इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंड एटम। हम इलेक्ट्रॉन्स को ये ई से लिखते हैं ना, ये समझ याद रखना होता है। अब इन दोनों के लिए एक सिंबल भी है। मास नंबर के लिए सिंबल है ए और एटॉमिक नंबर के लिए सिंबल है जेड। ठीक है।
तो एक है मास नंबर और एक है एटॉमिक नंबर। मास नंबर में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है। एटॉमिक नंबर में क्या है, सिर्फ प्रोटॉन्स है। और ये एटॉमिक नंबर ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम है। भाई हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि एटॉमिक नंबर इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम है, ठीक है। मतलब हम किसी भी एटम को स्पेसिफाई करने के लिए एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग मास नंबर या फिर कोई भी और टर्म यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मास नंबर आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसा होता है। हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एटम, और एटम की बजाय हम लोग यहां पे अब बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए ना हमारे पास हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है। वो सिंबल जरूरी है। जैसे आपने सिंबल सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि भाई लिथियम के लिए हम लोग यूज करते हैं Li, सोडियम के लिए हम लोग यूज करते हैं Na, पोटेशियम के लिए हम लोग यूज करते हैं, अरे भैया मिर्चा, पोटेशियम के लिए यूज करते हैं के। ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं O। सल्फर के लिए यूज करते हैं S। नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं N। फॉस्फोरस के लिए यूज करते हैं P। क्लोरीन के लिए यूज करते हैं Cl। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल हैं, ये सिंबल्स हैं। अब इन सिंबल से ही एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, यदि हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं सबसे पहले सिंबल। और सिंबल में ये जो ऊपर की तरफ है, ये जो ऊपर वाली पोजीशंस हैं, यहां पर हम लिखते हैं या तो यहां पे या फिर यहां पे हम लोग लिखते हैं मास नंबर। क्या लिखते हैं यहां पे, हम मास नंबर लिखते हैं। और ये जो नीचे वाली पोजीशंस हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर या तो लेफ्ट में या तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम लोग राइट में, ठीक है। मतलब आपके पास एक सिंबल है, इस सिंबल के ऊपर यहां लिखा जाएगा मास नंबर और नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर। आर वी क्लियर। हम कुछ एलिमेंट्स लिख के देखते हैं जिससे कि अपने को और क्लियर होगा। भाई हमें लेट्स से ऑक्सीजन से चालू करते हो कि सबसे ज़्यादा जानकारी बच्चों के पास ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 16 8। इसका क्या मतलब है कि 16 इसका मास नंबर है और 8 इसका एटॉमिक नंबर है। मतलब इतने इसमें प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम मिला के 16 है। हमने कहा हमारे पास है नाइट्रोजन 14 7। इसका क्या मतलब होगा कि इसका मास नंबर जो है वो 14 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। मतलब इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं एंड 14 सम है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। तो ये जानकारी आपको एटम के रिप्रेजेंटेशन से मिल जाती है। थोड़े से और रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं।
थोड़े से रिप्रेजेंटेशन और देखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम है 40-20। देखिए इसको ना एक और चीज और कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम 20-40 भी लिख सकते हैं, इसी को कैल्शियम 40-20 भी लिख सकते हैं, और इसी को कैल्शियम 40-20 भी लिख सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ भी लिखने की इजाज़त है। अब जनरली 12वीं का बच्चा 11वीं का बच्चा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखता है, वो उसके ऊपर है, पर आपको ऊपर मास नंबर दिखता है और नीचे एटॉमिक नंबर दिखता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें प्रोटॉन्स 20 है और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का सब मिला के कितना है, 40 है। तो इससे एक बात निकल के आती है कि भाई न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स हैं 20। कैसे भाई, यदि इस 20 को इसकी जगह रख दोगे तो न्यूट्रॉन्स प्लस 20 बराबर 40 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स कितने बचेंगे, दिस 40 माइनस 20 इज 20। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एलिमेंट का जो आपको आना चाहिए। अब हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ एटम्स। क्या होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ एटम्स का क्या मतलब होता है, टाइप्स ऑफ एटम्स का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम हो सकते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर atoms of same element. These are atoms of same element which have same atomic number but different mass number. मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है। क्या मतलब होगा इस चीज का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है पर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलग है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। तो इसका क्या मतलब होगा कि दीज एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम है पर न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग है। जैसे हमारे पास सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल होता है कार्बन 6-12 एंड कार्बन 14-6। देखिए दोनों एटम कार्बन है, दिख रहे हैं, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, और इसमें दोनों में ही जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स कितने हैं, 6-6 हैं, पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर ए माइनस नंबर ऑफ ए माइनस जेड हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 6 न्यूट्रॉन्स है और यहां पर कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 यानी कि 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। ये 6 कहां से आया, ये 6 आया 12 माइनस 6 से। तो यहां पे न्यूट्रॉन्स 6 हैं, यहां पे न्यूट्रॉन्स 8 हैं, ये आइसोटोप्स होता है। आपने बोला आपके पास है पोटेशियम 1939, पोटेशियम 40-19, तो इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यदि प्रोटॉन्स पी से लिख रहे हैं तो यहाँ पे 19 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 39 माइनस 19,
यानी कि 20 न्यूट्रॉन्स है, और यहाँ पे 40 माइनस 19 यानी कि 21 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। और आइसोटोप्स का बहुत सा एग्जांपल क्या है, वो है हाइड्रोजन 1 1 2 1 3 1, 1 1 2 1 एंड 3 1। 1 1 में क्या आएगा कि भाई आपने बोला कि प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, एक, एक और एक। न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, यहाँ पे 0 क्योंकि 1 माइनस 1। यहाँ पे कितनी होगी, 2 माइनस 1 यानी कि 1, और यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसको हम लोग लिखते हैं प्रोटियम, इसको लिखते हैं ड्यूटेरियम, और इसको लिखते हैं ट्रिटियम। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स के जैसे ही एक और एलिमेंट होते हैं जिनको अपन लोग बोलते हैं आइसोबार्स। मतलब एक और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एटम्स है जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। समझते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स ये क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, दीज आर atoms of different elements which have same atomic which have same mass number but different एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें ए सेम होगा और जेड डिफरेंट होगा। तो इनमें क्या होगा, ए सेम होगा और जेड डिफरेंट होगा। जैसे हमने अभी लिखा कार्बन 14 और 6, और एक है नाइट्रोजन 14 7। तो दोनों के Z अलग अलग हैं। भाई यदि हम Z की बात करें तो कार्बन का Z है 6, नाइट्रोजन का Z है 7, और A की बात करें तो दोनों का A 14 है। तो यहां पे ना तो प्रोटॉन सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है, बस दोनों का सम सेम है। ठीक है, हमने कहा हमारे पास है पोटेशियम 40, हमारे पास है आर्गन 40, और हमारे पास है कैल्शियम 40। तीनों का 40 होता है। ये है, यदि एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 19, इसका है 18 और इसका है 20। तो तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास नंबर सेम है। इनको अपन लोग बोलते हैं आइसोबार्स। और इसी में एक और माइनर सा कैटेगरी है, जरा उसको भी देख लेते हैं। उसको अपन लोग लिखते हैं आइसोटोन्स। क्या लिखते हैं उस चीज को अपन लोग, आइसोटोन्स। अभी आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखिए आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number and mass number but same number of protons। प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है बस, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। जैसे हमने कहा हमारे पास है कार्बन 14 6 और हमारे पास है ऑक्सीजन 16 8। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होता है A माइनस जेड, तो ये कितना है 14 माइनस 6 यानी कि 8।
यहां पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड लगाएंगे यहां पर भी, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए इनको आइसोटोन्स बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास है पोटेशियम 3115, सल्फर 3216। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 31 माइनस 15, यहाँ पे कितने हैं 32 माइनस 16, तो बेसिकली दोनों में 16 16 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनको भी अपन लोग बोल सकते हैं आइसोटोन्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ एटम्स पढ़े, हमने मैटर क्लासिफाई किया, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में पता होना चाहिए, और न्यूक्लियस पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा हमने। क्यों पढ़ा, क्योंकि हमको पढ़ना है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो एटम्स के लिए जरूरी होती है, जो मॉलिक्यूल्स के लिए जरूरी होती है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो बहुत छोटी चीजों को काउंट करने के काम में ली जाती है। जैसे हम कुछ चीज खरीदते हैं, यदि हमने मैंगो खरीदा तो मैंगो डजन में मिल जाता है, केजी में भी मिलता है पर डजन में भी मिलता है। बनानाज हैं वो अपने को डजन में मिल जाते हैं, काइट्स हैं वो अपने को डजन में मिल जाती हैं। तो ये डजन एक काउंटिंग यूनिट है, वैसे ही मोल एक काउंटिंग यूनिट है। तो ये अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, वो सिर्फ यहां तक पढ़ा कि भाई हमको एटम के बारे में पता हो, जिससे कि हम जब उसको काउंट करें तो अपने को पता है कि भाई हम किस चीज को काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं मोल कंसेप्ट। देखिए, मोल कंसेप्ट क्या है, ये मोल कंसेप्ट, मोल क्या है, मोल एक तरह का काउंटिंग यूनिट है, और एक मोल का वैल्यू होता है थोड़ा सा बड़ा, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये नंबर कैसे आया इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पर बेसिक चीज क्या है कि आपने एक काउंटिंग यूनिट बोली है मोल को, डजन की तरह। जैसे एक डजन में 12 होते हैं, यहां पे कुछ और होते हैं, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। और इसको हम लोग लिखते हैं एन ए। क्या लिखते हैं इसको अपन लोग, एन ए लिखते हैं। तो अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है एक मोल। देखिए, मेंटली ना आप चाहे सेंचुरी काउंट करें, चाहे डजन काउंट करें, चाहे मोल काउंट करें, मेंटली तीनों चीजें सेम है। जो आपने बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ा है, सेम कंसेप्ट यहां लग जाते हैं सारे के सारे, बस वो लगाने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमें बोला गया, क्वेश्चन दिया गया है, सीधा क्वेश्चन के फ्रेम में बात करते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ insects in 2 mole insects। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया कि भाई एक मोल में कितने यूनिट हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स हैं एक मोल में। तो 2 मोल यदि आपको इंसेक्ट बोले गए
तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 × 6.02 × 10⁻³ विच इज 12.044 × 10⁻23। इतने इंसेक्ट्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? बेसिक सा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपने डजन में बहुत बार किया है। मतलब यदि यही क्वेश्चन मैं डजन में लिखूं तो डजन में क्या हो जाएगा, फाइंड आउट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन 2 डजन इंसेक्ट्स। अब आपको क्या मालूम है कि 1 डजन बराबर कितना होता है, 12 होता है, तो 2 डजन बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा विच इज 24। तो देखिए दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट आइडेंटिकल हैं, बस यहां पे मोल यूनिट दिया गया था, वहां पे डजन दिया गया। यदि सेंचुरी बोल दिया था तो आप 100 के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं होता है, क्वेश्चन सेम है, बस काउंटिंग यूनिट है तो काउंटिंग यूनिट के बराबर का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जरा इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि हमें क्या मालूम है। हमें मालूम है कि 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स होता है। तो 1 यूनिट बराबर 1/6.022 × 10⁻23 यूनिट्स होगा। सॉरी, इतना मोल होगा। ये यूनिट्स नहीं होगा, ये मोल होगा। और यदि आपके पास n यूनिट्स हो जाएंगे तो n यूनिट्स कितने हो जाएंगे, n डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23 मोल्स हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी करके देखते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 × 10⁻26 सैंड पार्टिकल्स। यदि मिट्टी के इतने पार्टिकल्स लिए तो कितने मोल होंगे, ये सवाल है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 होता है। तो एक पार्टिकल बराबर 1/6.022 × 10⁻23 होगा और n पार्टिकल्स बराबर n/6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। तो यहां पर n का वैल्यू कितना है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने लिख दिया 6.022 × 10⁻26 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 10⁻3। तो बेसिकली ये 1000 मोल्स के बराबर है। किसके बराबर है, ये बराबर है 1000 मोल्स के। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्री क्वेश्चन हुआ काउंटिंग के ऊपर। आपको जो बात समझ के लेनी है वो क्या लेनी है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्पीशीज, जिस भी चीज की बात हो रही है उसको अपन स्पीशीज बोलते हैं, बाय अवोगाड्रो नंबर होगा। और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, इज n/na। ये याद रखने वाली बात होती है। और ये कैसे याद रखना है, आसान तरीका है भाई, काउंटिंग ही तो करना है। करना क्या है अलग, सिर्फ काउंटिंग करना है, बेसिक सा। को बेसिक काउंटिंग यूनिट के क्वेश्चंस आ गए हैं। थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं बेसिक काउंटिंग के ऊपर। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट। 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। ठीक है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 10⁻23
atoms of oxygen. दूसरा 10 raised to power 30 molecules of CO2. तीसरा 3.011 into 10 raised to power 25 chairs. चौथा 1 by 6.022 into 10 raised to power 44 hairs. और पांचवा 3.011 into 10 raised to power 50 stars. ये 5 क्वेश्चन अपन लोग बेसिक काउंटिंग के करते हैं. अब है ना, इन सब में मोल निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं. भाई हमको क्या मालूम चला था अभी कि नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रो नंबर है. सेम चीज यूज करनी है. तो पहले यदि अपन ने कहा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है, 10 रेज़ टू पावर 23 है. तो इससे मोल्स कितने निकल जाएंगे, n की जगह 10 रेज़ टू पावर 23 गिर जाएगा बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 1 बाय 6.022 मोल्स. बात समझ में आई? क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एक मोल में कितने नंबर होते हैं, बस. इसके अलावा हम क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या बोलता है, 10 रेज़ टू पावर 30 CO2. अब हमको क्या मालूम है कि भाई मोल्स कैसे निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं जितने पार्टिकल्स दे रखे हैं 10 रेज़ टू पावर 30 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7. तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. देखिए जब हम ऐसे ऊपर नीचे पावर काटते हैं ना तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको. जो नीचे वाली पावर है, मतलब यदि आपको नहीं आता है तो 10 रेज़ टू पावर 30, और ये जो नीचे वाली पावर है ना ये ऊपर जाके पावर में से माइनस हो जाती है यदि बेस सेम है तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाय 6.022. ये 23 तो कट गया ना भाई. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25 चेयर्स. सेम चीज, एग्जैक्ट सेम चीज लगेगी. तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. ये गया, ये 2 आया, ये गया, ये 100 आया. तो बेसिकली 50 मोल्स. तो आपने तीनों क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन. तीनों क्वेश्चन में सेम ही चीज करनी है, नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर, नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर. यदि आप इतना करते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा. इसके बाद करते हैं चौथा क्वेश्चन. चौथा, अब चौथे में क्या है, हेयर्स दे रखे हैं. और वो कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 1 बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 44. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 44 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 44, सॉरी बाय 23 बाय नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर. नंबर इतना है, अवोगाड्रो नंबर इतना है. अवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 है. सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 21, और ये ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6.022 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू पावर 21. ठीक है. और जो पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट 5th क्वेश्चन जो है, जो स्टार्स के लिए है, ये यहीं कर लेते हैं, इतनी सी जगह में हो जाएगा ये क्वेश्चन. तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 50 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. ये 5th क्वेश्चन है.
हमने वहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है। तो ये हो जाएगा 10⁻27 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻27, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻26। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपने 5 देखे, ये 5 क्वेश्चन कैसे थे? ये काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, जहां पर अपने को नंबर ऑफ मोल निकालना था काउंटिंग से। जो डजन बेस्ड क्वेश्चन होते थे हमने जो क्लास 5th 6th 7th में पढ़े, सेम क्वेश्चन यहाँ पे किए, बस यहाँ पर हमने एक मोल के टर्म्स में किए। आज की क्लास यहीं तक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़िएगा और पढ़ने से पहले इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं, इनका पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वी होप टू सी यू सून। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे और हम इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।